नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेट विद स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा हम आपको पता ही होगा, हम लोग इतिहास के PYQ जो बिहार SSC एग्जाम में आए हुए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज उसका छठा दिन है। इसके पहले यूट्यूब पर आपको नेट विद स्टडी के यूट्यूब पर एंशियंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना लिया गया है। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, आपको क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। और विद जो मेरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है उस वहाँ से यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उसको आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलते जाएंगे, जिससे ये क्वेश्चन के साथ साथ और अन्य क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि उसका डायमेंशन थोड़ा अलग रहता है। केवल एक ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। वहाँ पे आप यदि देखेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लगे रहते हैं। क्लियर है? तो हम आज आप अपने छठे पार्ट नंबर छठे के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, यानी 51 पे चलते हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? ठीक। तो हम ऑप्शन देखेंगे हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो और मोहनजोदाड़ो। तो ये आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदाड़ो। यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पर। लेकिन हम इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप में। तो हमें पता होना चाहिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही थी, इसमें हड़प्पा जो है ये सबसे पहला स्थान है जो खोजा गया था। हड़प्पा हड़प्पा सिंधु घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता का खोजे जाने वाला खोजे जाने वाला पहला स्थान है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतिहासकारों का मत है कि किसी भी सभ्यता का यदि एक्सकवेशन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, तो जो स्थान पहले मिलता है उस सभ्यता को हम उस नाम से जानते हैं, उस सभ्यता को हम उस नाम से जानते हैं। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान कौन सा मिला था? आपको हड़प्पा सभ्यता मिला था। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भाई यहाँ पे स्थान बहुत सारे मिले हैं, हड़प्पा मिला है, मोहनजोदाड़ो मिला है, चन्हुदड़ो मिला है, सुरकांगडोर मिला है, धौलावीरा मिला है, तमाम जगह मिली है। तो लेकिन हम इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता जो पहला स्थान है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? पहला रीजन हो जाएगा क्योंकि ये पहला स्थान खोजा गया था। दूसरा ऑप्शन है कि ये सबसे बड़ा स्थान है। तीसरा ऑप्शन बोल देगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे करके ऑप्शन दे गया, इनमें से एक से अधिक। आप टिक किस पे करेंगे? क्योंकि ये पहला स्थान खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता पहला स्थान होता है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक। तो जो विशाल इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, वो हमें मिला था कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो। ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। क्लियर है यहाँ तक? हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने स्थान मिले हैं, जितने स्थान हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसको हम व्हाइट मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल मिले हैं, स्थल मिले हैं, उनका विभाजन दो भागों में हुआ है। दो भागों में हुआ है। मैक्सिमम स्थान का विभाजन
या ज्यादातर लगभग 99% लोग स्थानों का विभाजन हुआ कितने, दो स्थानों, दो जगह पे हुआ है। एक एक स्थान को हम कहते हैं क्या, निचला स्थान, निचला स्थान, और एक स्थान है ऊपरी स्थान, ऊपरी स्थान, स्थल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटाडेल बोलते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा लोअर टाउन हो जाएगा, लोअर टाउन। ऊपरी स्थान को हम क्या, नगर दुर्ग या सीटाडेल बोलते हैं, नगर दुर्ग, नगर दुर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्रमाण मिले, इनका विभाजन, कोई स्थान है इसका विभाजन दो भागों में हुआ है। मान लीजिए ये कोई स्थान है, इसका विभाजन दो प्रकार से हुआ है। इधर हम करते हैं क्या, निचला स्थान, या ये जो निचला स्थान था आम लोगों के लिए था, जो आम लोग हैं उनके लिए था, आम लोगों के लिए था निवास, आम लोगों के लिए निवास स्थान था, आम लोगों के लिए निवास स्थान था ये। जो नगर नगर दुर्ग थे, यहाँ पर जो ऊपरी सीटाडेल था, यहाँ पर क्या, शासक वर्ग रहते थे, यहाँ पर शासक वर्ग रहते थे। इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि इसके हमें क्या होता है, जो यहाँ पे मकान मिले हैं उसकी किलेबंदी की गई, चारों तरफ से घेर दिया गया, सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से घेर दिया गया, जबकि यहाँ पर आपको किलेबंदी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे मकान मिलते हैं, यहाँ कम ऊंचे स्थान, अपेक्षाकृत कम ऊंचे स्थान मिलते हैं। तो इससे इतिहासकारों ने पता लगाया कि भाई ये जो था, ये आम जनमानस के लिए स्थान था, और जो ऊपर इधर इधर की साइड, यानी जो सीटाडेल की साइड मिल रहा है नगरदुर्ग, ये शासक वर्ग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर किलेबंदी की गई है। ठीक, तो इनका घेराबंदी भी किया गया था, ये हो गया। लेकिन इसमें भी देखिए, क्या मैंने बोला कि 99%, यानी कहीं कहीं ऐसा तो होगा जरूर जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा, तो अपवाद के रूप में आता है। भाई ज्यादातर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर स्थानों का जो विभाजन हुआ है दो भागों में हुआ है। लेकिन एक स्थान आता है आपका कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा का स्थान जो है, धौलावीरा का विभाजन आप लिखेंगे, धौलावीरा, धौलावीरा का विभाजन 3 वर्गों में किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट यही है। जहाँ पे अपवाद होगा, जहाँ पे विवाद होगा, वहीं पर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर जो स्थल है वो दो भागों में बटे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक है धौलावीरा, धौलावीरा का विभाजन 3 वर्गों में हुआ है, वर्गों में हुआ है। क्वेश्चन क्या आता है, हुआ है, क्वेश्चन क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा स्थान है जिसका विभाजन 3 भागों में हुआ है। आप आंसर क्या देंगे, धौलावीरा। क्या आंसर देंगे, धौलावीरा। क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ 52 नंबर। ठीक, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम बताना है आपको। ठीक, ये मौर्य होना चाहिए। पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। ठीक, तो हमें पता है मौर्य अंपायर था, मौर्य साम्राज्य के ये लोग थे, मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले आप बताइए फाउंडर। अब इतने दिनों में थोड़ा बहुत आइडिया चल गया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये तो होंगे नहीं, पहला हट गया। क्या है, अशोक के पिता, अशोक के, इसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं कौन, बिंदुसार। कौन आते हैं, बिंदुसार। इनके बेटे होते हैं बिंदुसार, इनके बेटे हैं। फिर बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक आते हैं। कौन आते हैं, अशोक। ये बिंदुसार के बेटे हैं। इसका बाप कौन हो गया भाई, बिंदुसार हो गया। अशोक के पिताजी कौन हो गए, बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार कौन है, हर्यंक वंश का शासक है। ये किस वंश का शासक है, हर्यंक वंश का शासक है। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है, मौर्य वंश का है। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता ही है, मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं। बृहदत्त कौन होते हैं, यही मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य क्या है, या मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है। कौन,
बृहद्रथ, बृहद्रथ। तो आप चारों ऑप्शन से कौन है, लास्ट रूलर हैं, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। देखिए आप चारों ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? या पूछ ले बिंबिसार किस वंश के थे, तो आप बताएंगे हर्यंका वंश के थे। बिंदुसार मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता है। बृहद्रथ कौन है, मौर्य अंपायर के लास्ट रूलर हैं, मौर्य अंपायर के लास्ट रूलर हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 53 नंबर में आइए। हड़प्पा सभ्यता का औजार, आज औजार और हथियार अधिकतर बने होते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के जो औजार हैं वो बने होते हैं। पहला ऑप्शन है पाषाण मात्र और पाषाण एवं ताम्र, ताम्र कांस्य और लौह। और देखिए पाषाण तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पहले पाषाण का कोई यहाँ पे महत्व नहीं था। पाषाण फिर इसमें आ गया है, इसको ऑप्शन हम काट सकते हैं। और देखिए यहाँ से भी हम काट सकते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ताम्र, टिन और कांस्य। ताम्र, टिन और कांस्य का उपयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हमें पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, और कांस्य जो होता है, कांसा जो होता है वो किस चीज का बना होता है, ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जो कांसा होता है वो टिन और तांबे का मिश्रण होता है। जो कांसा होता है, जो कांसा होता है ये टिन और तांबे, ताम्र या तांबा, कॉपर और एसएन, ठीक, इन सब का क्या होता है, ये मिश्रण होता है कांसा। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाए, देखिए कौन कौन सा है, कांसा है, कांसे है, टिन है, टिन है, ताम्र को हम ताम्र या ताम्र, तांबे कुछ भी कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और कांसा जो होता है टिन और तांबे का मिश्रण होता है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आता है विज्ञान में आपको, जो सोल्डर बना होता है, सोल्डर, कौन सा सोल्डर, जो आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग सोल्डर जो आता है, आप टीवी रेडियो जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ सोल्डरिंग का काम होता है ना, तो सोल्डर पूछता है सोल्डर किस धातु का बना होता है। आई थिंक आप लोग को आइडिया होगा। तो सोल्डर जिस धातु को बनता है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ये विज्ञान के एग्जाम में, जो विज्ञान वाले सेक्शन में आता है वहाँ पे, सीसा, शीशे को हम केमिस्ट्री में पीबी कहते हैं, ठीक, और टिन का बना होता है एसएन का, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो हम इनके प्रतीक चिन्ह को भी याद रखेंगे। तो सोल्डर किस किस का बना होता है, सीसा और टिन का बना रहता है। इसके बाद आप पीतल को जानिए, कॉपर और जिंक का बनाता है। जो पीतल होता है, जो पीतल होता है ये कॉपर यानी तांबा, Cu और Zn जिंक, इन दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते हैं बहुत ज़्यादा, ये और ये कांसा, ये सब भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं। तो कांसा किसका किसका बना होता है, टिन का और तांबे का बना होता है। जो सोल्डर होता है, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग सॉरी वो नहीं, वेल्डिंग जो रेडियो टेलीविज़न मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पे रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो उसके पास एक टेक्नीशियन के पास ऐसे स्प्रिंग में कुछ रहता है, गर्म करके वो जोड़ता रहता है तारों को, उसको सोल्डर हम बोल रहे हैं यहाँ पर। वो किसका बना होता है, सीसा और टिन का बना होता है, बहुत बार पूछा गया है। पीतल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक का बना होता है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। यह मैंने आपको पहले ही बता रखा था, आप याद रखेंगे। सबसे पहला आया था सामवेद, सबसे पहले आया था सॉरी ऋग्वेद। कौन सा आया था, पहले आया था ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आएगा सामवेद। कौन सा आएगा, सामवेद। सामवेद के बाद आएगा यजुर्वेद।
क्या आएगा? यजुर्वेद। उसके बाद आएगा क्या? अथर्ववेद। उसके बाद क्या आएगा? अथर्ववेद आएगा। ये इसका कालानुक्रम है। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। इन तीनों को, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आया है, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी से अलग किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछ लेता है किस वेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है, आप बताएंगे अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। ठीक, और क्वेश्चन क्या आता है? ऋग्वेद, थोड़ा सा यहाँ समझे रहिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, दूसरा देखेंगे, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले, जो सामवेद का उच्चारण करता है, पढ़ने वाले होता है, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, और तीसरा क्वेश्चन, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ये सब एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले या व्याकरण करने वाले, उच्चारण करने वाले, कुछ भी दे सकता है, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और लास्ट कौन सा है? अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को जो उच्चारण करने वाला है उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं होता या होत्र। इसको क्या कहते हैं? होत्र। मैं इसको सही से थोड़ा और लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं होत्र। कभी कभी होत्र ऑप्शन में नहीं देंगे तो अवलिक में आप क्या कर लेंगे? होता। क्या होता है? होता। तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको हम बोलते हैं होत्री या होता। फिर उसके बाद सामवेद को पढ़ने वाले को हम कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्री या होता। सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उसके बाद जो यजुर्वेद है इसको पढ़ने वाले को हम अधर्यु कहते हैं। ठीक, अधर्यु कहते हैं। और जो अथर्ववेद को पढ़ने वाले उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। ऋग्वेद की कौन से इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ हैं? उसके बाद सोमवेद, सामवेद के कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? और अथर्ववेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? इसके बारे में भी यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। तो ऋग्वेद के, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आप याद रखेंगे ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर पे आप सामवेद के बारे में लिखेंगे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? के बाद थर्ड नंबर पे आएंगे यजुर्वेद के कहते हैं। और फोर्थ नंबर क्या है? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या है? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? क्लियर है?
जैसे आप ये देखें ना, इसके उच्चार जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला है, उच्चारण करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको होत्री। ऐसे करके ही ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको हम शतपथ और तैतरीय कहते हैं। जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ है और तैतरीय है। तैतरीय है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसको हम पंचविश, खड़विश या जैमिनी कहते हैं। ठीक है, पंचविश, इसके एक है पंचविश, खड़विश और जैमिनी। जैमिनी है। ठीक, ये है। और जो अथर्ववेद है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए, इतने सारे इसके। और बाकी आपको ऋग्वेद में पता ही है, ऋग्वेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आप बताएंगे? 1028, सॉरी 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो आप बताएंगे 10, 1028 सूक्त हैं इसमें। और 10 मंडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपको? जो 2 से 7 लिखे हैं, 2 से 7 मंडल, वो जिसमें 7वें मंडल में क्या है? दशराज का युद्ध है। 7वें मंडल में क्या है? दशराज का युद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दशराज का युद्ध है। क्लियर? तो आप पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। कहाँ पे है? नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पर दशराज का युद्ध। दशराज का युद्ध, ठीक। तो जो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 7वें मंडल, 7वें मंडल में दशराज युद्ध है। दशराज युद्ध है। का युद्ध है। बैटल ऑफ टेन किंग। इसमें हुआ कि क्या क्या था? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। दशराज का युद्ध में क्या क्या हुआ था? एक तरफ थे भरतवंश, भरतवंश था। और इधर थे कौन? 10 राजाओं का समूह था। 10 राजाओं का समूह था। 10 राजाओं का समूह था। भरतवंश में जो किंग थे, उनका नाम था, पहले आप जानिए भरतवंश का जो हेड था, पुरोहित था, उसका नाम जानिए। भरतवंश में जो पुरोहित थे, भरतवंश के पुरोहित, उनका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था? वशिष्ठ था नाम। ये पुरोहित थे। और इधर 10 राजाओं का जो समूह था, इनके जो पुरोहित थे, इनका नाम था विश्वामित्र। इनका क्या नाम था? विश्वामित्र नाम था। इनका नाम क्या था? विश्वामित्र था। इन्हीं के बीच होती है लड़ाई। ठीक। तो जो हेड थे भरतवंश के, जो हेड थे, यहाँ पे जो राजा था, उनका नाम था सुदास। इनका क्या, जो किंग थे, उनका नाम था क्या? सुदास। सुदास थे। और यहाँ पे जो 10 राजाओं का समूह था, जो वो 2 भागों में बटे हुए थे। कौन? इसमें 5 थे आर्य, 5 आर्य थे, और 5 थे अनार्य। 5 थे अनार्य। 5 थे कौन? अनार्य। 5 आर्य में थे पुरु, द्रुहु। 5 आर्य थे पुरु, द्रुहु, अनु, तुर्वस या तुवास भी बोलते हैं। और 5 अनार्य में भी, अनार्य में भी बहुत
बैटरी तो लगा। हेलो हेलो। कहाँ से नहीं आ रहा था? नहीं, ये सब आया है आवाज ना? इसको वो कट हो जाएगा ना? तो हम फिर देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार, मैं ये आज क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर हमारा चल रहा है, छठा चल रहा है, इसमें आपको मैं ये वाली चीज, ये तीनों चारों चीजें कम से कम मैं चौथी पांचवी बार पढ़ा रहा हूँ। अब आपको चीजें याद हो जाएंगी। याद मतलब इन द सेंस, अब आपके दिमाग में बात बात ये चीजों को आप रिकॉल कर पाओगे। आप कभी कहीं बाहर भी होगे तब भी आप सोचोगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख कौन हुआ कितनी बार हुआ है, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। अब चीजें आपको याद रहेंगी, आप बता भी सकते हो। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु। उल्लेखित क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो ऋग्वैदिक काल में व्यापार वगैरह होते थे इसी नदी के किनारे होता था, तो इसी वजह से इसी नदी के आसपास होता था, तो इसी वजह से इसे बहुत बार उल्लेखित हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी, जिसको हम नदी तमा कहते हैं। नदी तमा का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदियों में जो सबसे श्रेष्ठ नदी है उसको हम सरस्वती या नदी तमा कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, गंगा जो नदी है वो कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। फिर वैसे ही लास्ट, ऋग्वेद ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आप बताएंगे। 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आप लोग एक बार यहाँ पर, जैसे जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों वेदों का आप सीक्वेंस से नाम लिखिए। पहले कौन आएगा? ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, फिर अथर्ववेद आएगा। ठीक, ऐसे सीक्वेंस से आप लगातार आप नाम लिखते चलिए। ऐसे इसको भी लिखेंगे बार बार कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ऋग्वेद में सबसे बार उल्लेखित नदी कौन सी है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ठीक, तो इतने आयाम जब आप लेके चलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। अब उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या पूछा गया है। उनकी डैश 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 संख्या बताइए। क्या बताना है? संख्या बताना है। तो 96, 105, 108, 112। तो ऋग्वेद में उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, इसकी संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? आपके एग्जाम में ये भी पूछा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता भी होना चाहिए। मतलब गुरु के समीप जाना, निकट उनके बैठना, और गुरु और छात्रों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? और वार्तालाप के माध्यम से जो छात्र सीखते हैं तो उसी को हम कहते हैं उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर, आज जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो पहले गुरुकुल में क्या होता था? बच्चे अपने घर से, घर छोड़ के अपने गुरु के पास जंगलों में जाकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक, उस समय ये था कि बच्चे जाते थे टीचर्स के बाद।
अब तो हो गया है कि बच्चे भाई अभी तो बातें हैं, लेकिन अब ऑनलाइन का मीडियम आ गया है ना, यहाँ कोई भी नहीं है सामने, देखो मेरा पूरा हॉल खाली है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हर समय समय की बात होती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान अर्जित करना। और केवल केवल बैठकर ज्ञान अर्जित करना नहीं है, यहाँ पे गुरु और छात्रों के बीच, गुरु प्लस छात्रों के बीच में वार्तालाप होता था, यानी डिस्कशन होता था, के बीच संवाद होता था, संवाद होता था। ठीक। और यही संवाद उपनिषद कहलाए, यही संवाद जो थे क्या हो कहलाए, उपनिषद कहलाए। ठीक। आज भी यदि भाई बच्चों और टीचर्स का जब इंटरेक्शन होता है तो उससे जो ज्ञान मिलता है वो कभी कोई भूलता नहीं है। जैसे कुछ भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप साथ में होते तो आप कुछ ना कुछ डाउट पूछते, डाउट आना ही चाहिए भाई, डाउट आना ही चाहिए। यदि डाउट आ रहा है, देखो डाउट न आने के दो रीजन होते हैं। डाउट यदि आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको या तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे 108 हो गए, यहाँ से ज्यादा कुछ तो और पूछेगा, उपनिषद का अर्थ हो ही गया। ठीक। 105, 196, 112 कुछ है नहीं। ऋग्वेद की बात किया जाए, 108 है, जैसे ऋग्वेद की बात किया जाए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल पूछता है, मंडल कितने हैं? 10। कितने सूक्त हैं? सूक्त यानी श्लोक, सूक्त का मतलब क्या होता है? श्लोक। तो कितने श्लोक हैं आप बताएंगे? 1028, 1028 श्लोक हैं या सूक्त हैं। ये सब एग्जाम में पूछा गया है और डिस्कशन में बारंबार कर चुका हूँ। चलिए आइए आप देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे अब तक सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा है कि निम्नलिखित को मिलाइए। वितस्ता अश्वनी, अश्वनी नहीं अस्किनी होता है, अस्किनी, अस्किनी, परुषणी, विपाशा। ठीक। वितस्ता है, परुषणी है। ठीक। इसमें देखिए 4 ABCD यहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ठीक। यहाँ पर भी बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया है। तो परुषणी नदी को अभी हम डिस्कशन किए हैं, परुषणी नदी को हम क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। यानी सी को मिला दीजिए आप, सी को मिला दीजिए 5 से, सी को मिला दीजिए 5 से। विपाशा हो गई ब्यास, यानी डी को मिला दीजिए 2 से, डी को मिला दीजिए 2 से। अस्कनी, अस्कनी को मिलाइए चिनाब से, यानी जो बी है उसको मिलाइए 1 से। बी के बाद कौन सा बचा? देखो सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, बचा ए। आया ए यानी वितस्ता। वितस्ता हो गया आपका कौन सी नदी? झेलम नदी हो गई। कौन सी हो गई? झेलम नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, बी मिल जाएगा 1 से, और सी मिल जाएगा 5 से, और जो डी है ये मिल जाएगा 2 से। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 5, डी का 2। ठीक। और बचा कौन सा? सतलुज। सतलज नदी का जो पुराने में नाम था, क्या नाम था? शतुद्री था। क्या नाम था? शतुद्री। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका ये ऋग्वैदिक काल में जो नाम थे, ऋग्वैदिक काल में जो नाम थे, इसके बारे में आपको पता हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग मिलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप जैसे रावी नदी को याद रखेंगे, रावी नदी प्रश्नी नदी के किनारे हुआ था, तो परुष्णे को आप सीधा सीधा मिला दीजिए रावी। कहाँ पर है? ये रहा। ठीक। विपाशा यानी ब्यास नदी है, विपाशा को हम कौन सी नदी कहते हैं? ब्यास नदी कहते हैं। अस्कनी चिनाब है, अस्कनी चिनाब। वितस्ता है झेलम नदी, वितस्ता है झेलम नदी।
तो सतलज बच गया, सतलज को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया नहीं है, शतुद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, शतुद्री कहते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पर्टिकुलर एक एक करके पूछ देता है, पिपासा का पुराना नाम क्या है, प्रश्नी का पुराना नाम क्या है, या जो दसराज का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, ये सब भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप भाई टेंशन मत लीजिए कि हाँ एग्जाम में क्या पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप हर तरीके से तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। तो जैन धर्म मैंने आपको बताया था, जैन धर्म के जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो ऋषभ देव का नाम आता है। ऋषभ देव का नाम आता है। ऋषभ देव जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या, तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे आप बताएंगे, 24 थे। कितने थे, 24। ऋषभ देव किस नंबर के थे, तो आप बताएंगे फर्स्ट थे। ऋषभ देव फर्स्ट थे। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया गया है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। अरिष्टिनेमी जो थे ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जिनका नाम आदिनाथ है वो 23वें नंबर को तीर्थंकर थे। तो ऋषभ देव किस नंबर के थे, पहले नंबर के तीर्थंकर थे। क्लियर है। पार्श्वनाथ का और क्या नाम है, आदिनाथ है। क्या नाम है, आदिनाथ है। अरिष्टी नेमी का दूसरा नाम क्या, नेमीनाथ मिलता है। क्या मिलता है, नेमीनाथ मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। बाकी मैं जैन धर्म के बारे में आपको सब कुछ बता रखा हूँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक। तो एक इनके जब बता रखे हैं, आप ये पढ़े होंगे क्लास पार्ट 1 2 3 4। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो जैन धर्म में जैन मुनियों को जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, उसको हम क्या कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है, घटना को क्या कहा जाता है। एक तो जैन धर्म में होंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो जब बात छिड़ी है तो इसको बात को मैं क्लियर सोच रहा हूँ, कर देता हूँ। ज्ञान देखो, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। कैवल्य कहते हैं। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म में है इसको हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। क्लियर है। और बताइए, महावीर स्वामी से बात करते हैं, गौतम बुद्ध से बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध से जुड़ी घटनाओं की बात करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ, बोध गया में। नाम पूछेगा नदी तो आप बताएंगे निरंजना नदी। निरंजना नदी, कौन सी नदी, निरंजना नदी। इस घटना को क्या कहते हैं, जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को हम कहते हैं
पहले आपको ये पता होना चाहिए, बोध गया हो गया, निरंजना नदी हो गया। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर। प्राचीन जो भारत है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वे कौन थे? वह समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसमें आंसर आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके वैसे तो गुरु चाणक्य थे, लेकिन जो धार्मिक गुरु थे इनके, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य एम्पायर के शासक थे, प्रशासक थे, या फिर फाउंडर थे, वो अपने अंतिम समय में अपने गुरु जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, भद्रबाहु के साथ श्रवण, ऐसे नहीं लिखेंगे, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर, दक्षिण भारत की ओर चल दिए। भाई इसके पहले घटना घटी होगी। इसके पहले क्या, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो बौद्ध भिक्षु बनेंगे। उसके बाद क्या बनेंगे? बौद्ध भिक्षु बनेंगे। जब बौद्ध भिक्षु बनते हैं तो इनके समय में क्या होता है, एक समय अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है तो ये भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। तो वहां पर एक जगह होता है कर्नाटक में, कौन सा जगह? कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला में संलेखना विधि से, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या है कि आप व्रत रहिए जब तक आपका प्राण निकल नहीं जाता है, यानी फास्ट अनटू द अनटिल द डेथ, फास्ट अनटिल डेथ, ये संलेखना विधि होता है। तो आप क्वेश्चन में आप आंसर बता सकते हैं। आप लोग देखिए, समुद्रगुप्त है, बिंदुसार है, बिंदुसार तो है नहीं, अशोक है नहीं, ठीक, तो समुद्रगुप्त भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाए आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब आइए 59 पे। ये अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक में, खरोष्टी में, अरमाइक में और संस्कृत में। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और संस्कृत। ठीक। 59 नंबर में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है। यहाँ होना चाहिए अशोक के शिलालेख निम्न में से किसमें नहीं लिखे गए हैं? नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में भी मिलता है, खरोष्ठी में भी मिलता है, ग्रीक यानी यूनानी में भी मिलता है, अरमाइक में भी मिलता है, अरेमाइक में भी मिलता है। केवल संस्कृत भाषा में शिलालेख इनका नहीं मिलता है। ये आंसर सही हो। ठीक। जो अशोक के शिलालेख है ब्राह्मी में भी मिलता है, ज्यादातर, सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है। अशोक के सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा शिलालेख
किस भाषा में है, किस भाषा में है, तो हम बताएंगे ब्राह्मी। किस भाषा नहीं, लिपि में है, तो आप बताएंगे कौन सा, ब्राह्मी। ठीक। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का सबसे पहला कार्य किसने किया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पहले पढ़ने का काम किए थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम कौन किए थे, जेम्स प्रिंसेप। तो जाहिर सी बात है अशोक के भी शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ा होगा, यही जेम्स प्रिंसेप। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पहले पढ़ने का काम, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का काम काम किसने किया, तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। भाई अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, है ना। किस शिलालेख को पहले पढ़ा, अशोक के किस शिलालेख को सबसे पहला, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को। दिल्ली टोपरा अभिलेख को, दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक। यदि जैसे भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या बन गया, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा, या क्वेश्चन दूसरा बना है खरोष्ठी लिपि को किसने पहले पढ़ा, तो आप दोनों का आंसर जेम्स प्रिंसेप बताएंगे। यदि क्वेश्चन पूछ लिया अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने। यही क्वेश्चन ये थोड़ा सा और मोल्ड करके दूसरी तरीके से पूछ गया कि अशोक के किस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया था, आप बताएंगे दिल्ली टोपरा अभिलेख को। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, इसको दिल्ली लाने का काम किसने किया गया था, किसने किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और अभिलेख ये पढ़ा कब गया था, 1837 में। 1837 में किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और अशोक के अभिलेखों में ही अशोक का नाम मिलता है कि देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का अन्य दूसरा नाम क्या होता है, देवनाम। अशोक का अन्य नाम है देवानाम, अन्य नाम देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है और प्रियदर्शी भी मिलता है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक ही व्यक्ति है, प्रियदर्शी भी मिलता है। तो जो देवों को प्रिय हो वो है अशोक, ऐसा कुछ इनके अभिलेख में इनका नाम, इनका बढ़ा चढ़ा के इनके बात की गई है अशोक का नाम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि पंचतंत्र लिखा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया, हम बचपन हमारी बीता है पंचतंत्र में भाई। तो पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तुलसीदास और बाणभट्ट। बाणभट्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर्ष चरित्र, जो हर्षवर्धन का हर्ष हर्षवर्धन के समय रहते थे, तो हर्ष चरित लिखा गया है इनके द्वारा। क्या लिखा गया है, हर्ष चरित लिखा गया है इनके द्वारा। और कादंबरी भी इनके द्वारा लिखा गया है। कादंबरी भी इनके द्वारा लिखा गया। तो हर्षचरित और कादंबरी के ये है तुलसीदास द्वारा। आपको पता है रामचरितमानस, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, हनुमान चालीसा। और क्या बता सकते हैं, गीतावली, दोहावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस,
बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है। उसके बाद और क्या लिखेंगे? विनय पत्रिका, ये एग्जाम में आया हुआ है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखे गए? पंचतंत्र हो गया है। कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि, विकाग्नि, मालविकाग्नि मित्रम। कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। उसके बाद लिखा गया मेघदूत, लिखा गया है इनके द्वारा, मेघदूत लिखा गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। और पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? आप बताएंगे। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो, ठीक, आपको फायदेमंद हो रहे हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाकर कुछ अच्छी बातें जरूर लिखें, ताकि हम लोग को थोड़ा सा क्या मिले भाई, हम लोग को भी थोड़ा सा चाहिए। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन के आप जवाब भी दीजिए थोड़ा सा। इतने दिन से 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आपसे हम पूछ ही लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आप बताइए, जो कनिष्क थे, कनिष्क किस वंश के शासक थे? कनिष्क किस वंश के शासक थे? ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, कनिष्क हो गया। ठीक, और क्या पूछा जा सकता है? ये 2 क्वेश्चन हो गए। और आप बता सकते, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या ही पूछा जाए जैसे। और हम्म, बुद्ध के मृत्यु के घटना को क्या नाम दिया गया है? इनकी जो डेथ होती थी उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, बुद्ध को, बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्लीज़। देखिए, आप अपने साथ ईमानदारी रखिए, आपको पता हो तो कमेंट करिए। और अच्छा, यहाँ पे यदि आंसर सही हुआ तो आपके लिए बहुत ही सही होगा कि और कनिष्क के बारे में और क्या बताइए। जितने प्रोस्पेक्ट पढ़े हैं कनिष्क, जिस वंश के बारे में, उस वंश का संस्थापक बता दीजिए। ठीक है, जिस वंश के होंगे उस वंश का संस्थापक बता दीजिए, और कनिष्क ने जो अच्छे काम किए होंगे वो बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देखिए। थैंक यू सो मच।